हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिज़िक्स में। मेरा नाम है परवीन कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के कुछ नियम हैं, मोशन के कुछ नियम हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकृति में काफ़ी सारे नियम हैं, या फिर हम ये कहें कि जो ये प्रकृति है ये बहुत सारे नियमों से चलती है। तो उस प्रकृति के उन नियमों को जानने को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का क्या काम है? उन नियमों को जानना। तो काफ़ी सारे नियम होते हैं प्रकृति में, तो उनमें से कुछ नियम हैं जो मोशन से रिलेटेड होते हैं। तो वो नियम हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। आप कह सकते हो, आप सोच भी रहे हो कि किस तरह के नियम। आप ये सोच भी रहे हो कि ये नियम तो हमें कहीं नज़र नहीं आते, तो आप किस नियम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रकृति में नियम तो होते ही हैं, ना तो हम उन्हें तोड़ सकते, ना ही हम उन नियमों को बदल सकते। बेशक आपको उन नियमों के बारे में पता ना हो, लेकिन हाँ, हम जो भी अपने दुनिया में करते हैं, इस प्रकृति में, नेचर में जो भी कुछ करते हैं, वो हम नियमों के हिसाब से ही करते हैं। ना ही हम उन नियमों को तोड़ सकते, ना ही हम बदल सकते। जो फिजिक्स से अनजान होते हैं वो प्रकृति को नियम के हिसाब से नहीं देखते, लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम उन नियमों को समझते हैं, उनकी मैथमेटिक्स समझते हैं, उन्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक हल्का सा पत्थर रखा हुआ है और एक भारी पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। आपको इस बात का एहसास है कि हल्के पत्थर को मोशन, कुछ स्पीड देने के लिए, ठीक है, और एक उसी भारी पत्थर को उसी सेम स्पीड देने के लिए भारी पत्थर में आपको ज़्यादा ताकत, या फिर कहें तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू हल्के पत्थर में। तो यहाँ पे कुछ नियम से काम कर रहा है, कुछ नियम काम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ देखा जाए तो मैथमेटिक्स काम कर रही है, कुछ पैटर्न है यहाँ पे, है ना। ये बात तो हर एक आम इंसान जानता है ना कि हाँ, मुझे भारी पत्थर को हिलाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कुछ है इधर, कुछ पैटर्न है। सेम अगर आप देखें, मान लीजिए आपकी ओर एक बड़ा पत्थर आ रहा है और एक और आपकी ओर हल्का पत्थर आपकी ओर आ रहा है, तो आपको बड़े पत्थर को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू हल्के पत्थर में। कुछ नियम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही हम इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमने पिछले 2 चैप्टरों में मोशंस के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। हमने यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये सब हमने, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब हमने पिछले चैप्टर में जाना है, ठीक है। इनको मैथमेटिकल हमने एक्सप्रेस भी करा है। लेकिन उन चैप्टरों में हमने कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये डिफरेंट टाइप मोशन, ये डिफरेंट टाइप मोशन किस कारण से होते हैं। हमने इन मोशन के पीछे कॉज के बारे में नहीं जाना, हमने प्योर इन मोशन को समझा, क्या होते हैं, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब हम स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज
जब हम बिना किसी कारण जाने सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स, ठीक है। लेकिन जब हम स्टडी ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं एंड इट्स कॉज, और इसके कारण भी जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और जो ये चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ये डायनेमिक्स का है। काइनेमेटिक्स जो हमने पिछले 2 चैप्टर पढ़े 11th क्लास के, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, वो काइनेमेटिक्स में आ गई। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम मोशन पढ़ेंगे विथ, और उसके कॉज भी जानेंगे, आखिर उस मोशन का क्या कारण है वो भी जानेंगे। कॉज मतलब फोर्स भी कह सकते हैं आप इसे। फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश या पुल। हम सब इससे अवेयर हैं, फोर्स से किसी चीज को फोर्स देना, ठीक है। ये कांटेक्ट फोर्स भी हो सकते हैं, नॉन कांटेक्ट भी फोर्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं इस मार्कर को फोर्स दे रहा हूं, ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटी, हमें अभी ये देखिए ये अर्थ से पुल कर रही है अपनी ओर, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो शुरुआत करते हैं हम मोशन की रेस्ट से। ठीक है, मान लीजिए एक बॉटल है, ये मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, और ये एक टेबल पे रखी हुई है। इस तरह से एक टेबल पे बोतल रखी हुई है, ठीक है। तो ये बॉटल जो है रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब इसकी स्पीड या फिर कहें इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या कारण है जो ये बॉटल जो है रेस्ट पोजीशन पे है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आप बोलोगे कि सर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा इसलिए ये रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है आपका जवाब, लेकिन कुछ गलती है इसमें। इसमें गलती ये है, फोर्स तो उसमें लग रहा है। फोर्स क्यों नहीं लग रहा? फोर्स इसमें ग्रेविटी लग रही है ना, नीचे की तरफ इसमें ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है इधर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। ठीक है, ये कहना गलत होगा कि इस बोतल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। बोतल पे फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब आप बोलोगे कि सर फोर्स लग रहा है तो ये बोतल नीचे क्यों नहीं आ रही? अगर इस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये बोतल नीचे क्यों नहीं जा रही? मतलब एक फोर्स इसको जो बैलेंस कर रखा है, वो टेबल ने इसको बैलेंस कर रखा है, तो हम कहेंगे टेबल भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्स टेबल भी लगा रहा है, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स जो होगा ये इसके बराबर ही होगा, बट एक दूसरे के अपोजिट होंगे यार, इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स। तो ये फोर्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां पे कहना ये सही रहेगा, नेट फोर्स यहां पे 0 है। तो यहां पे ये कहना सही रहेगा, ये बॉटल रेस्ट में है
इसलिए इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। फोर्स तो उस पर काफी सारे लग रहे होंगे, कुछ फोर्स तो शायद हमें पता भी ना हो जो उस पर लग रहे हो, लेकिन हाँ चाहे फोर्स जितने भी लग रहे हो उस पर, लेकिन उनका जो वेक्टर सम आएगा, उन फोर्स का, वो जीरो ही होगा। मतलब नेट फोर्स जो है वो जीरो ही है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट या बॉडी एट रेस्ट will remain at rest until या फिर unless an external net force act on it। ठीक है, an object at rest will remain at rest unless an external net force act on it। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये बोतल जो है रेस्ट में है, ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बोतल अपने आप उठ के मूव होना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बोतल रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप इस पे कोई फोर्स ना लगे, जब तक कोई इस पे नेट फोर्स ना लगे। फोर्स तो उस पे लग रहे हैं ऑलरेडी, फोर्स तो उस पे काफ़ी सारे लग रहे होंगे, हमें पता भी नहीं इन फोर्सों के बारे में, लेकिन हमें ये जरूर पता है ये बोतल जो है रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसका मतलब है कि इस पे जितने भी फोर्स होंगे उनका वेक्टर सम जीरो ही होगा, या फिर नेट फोर्स जीरो ही होगा। चलिए रेस्ट तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अब जैसे हमने रेस्ट को समझा, अब वैसे हम समझते हैं मोशन को। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं और ये मोशन में है। ये देखिए, मैं फोर्स लगाना मैंने बंद किया और ये ऑब्जेक्ट रुक गया। ठीक है, ये देख फोर्स लगा रहा हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं मैं और ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, और जहां मैंने फोर्स लगाना बंद करा ये ऑब्जेक्ट रुक गया। तो इसको देखकर आप क्या कहेंगे? इसको देखकर आप ये कहेंगे एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो उसको देख के तो यही लग रहा है ना, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक फोर्स की जरूरत रहेगी किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे मोशन में रखना है, तो मुझे इसको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए जहां मैंने फोर्स लगाना बंद करा ये ऑब्जेक्ट रुक गया। ठीक है, इसको देखकर तो ये बात सामने आ रही है ना। ये बात सबसे पहले बताई थी एरिस्टोटल ने। ठीक है, काफी हजारों साल पहले बताई थी यार ये बात, बट ये बात गलत है। ये बात गलत है। आप लोग सोचोगे इसमें गलत क्या है? बात तो सही है,
किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव हो रहा है, मोशन में है, और जहां मैंने फोर्स लगाना बंद किया वहां ये रुक गया, वहां ये रेस्ट पोजीशन पे आ गया। इसको देख के तो बात सही लग रही है ना। ए एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ये देख रहे हैं ना आप, जैसे जैसे फोर्स लगा रहा हूं ये मूव हो रहा है, और जहां फोर्स लगाना मैंने बंद किया ये स्टॉप हो गया, रेस्ट हो गया ये। तो ये बात सबसे पहले एरिस्टोटल ने की थी, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें गलत क्या है, बट ये बात गलत है। हजारों साल तक लोग इस बात को मानते रहे, पर ये बात गलत है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है। बात तो सही है ना, हर जगह यही हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियां मूव होती हैं, इंजन वर्क करता है, फिर इंजन फोर्स लगाता है तो गाड़ियां मूव होती हैं। जहां इंजन बंद हुआ गाड़ी भी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो सही है, वहां भी सही लग रही है वाली बात। अब हम चलते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, और जहां हमने फोर्स लगाना बंद करा तो क्या होगा, हम रुक जाएंगे। ये बात हमें लग रहा है कि ये बात वहां भी सही है, बट ये बात गलत है। आखिर ये बात क्यों गलत है वो मैं अब आपको समझाऊंगा। चलिए मैं इस बात को सही मान लेता हूं कि आपकी बात सही है। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको फोर्स दे रहा हूं मैं इसको, और फोर्स मैं इसको इस लाइन तक दूंगा, जो ये कॉर्नर है ना यहां तक दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये फोर्स लगाना मैंने, ये देखिए ये क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स तो यहां तक दिया था ना बस। ये देख, अब इसको मैं आप स्लो मोशन में दिखाता हूं, स्लो मोशन में देखिए आप, ये देखिए यहाँ, ये देखिए फोर्स मैंने यहां से स्टार्ट करा, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और यहां पे फोर्स स्टॉप हो गया, क्योंकि मेरा हाथ तो इस लाइन से आगे नहीं आएगा ना, इस कॉर्नर से मेरा हाथ आगे नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता रहा, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स तो यहीं तक मिला है ना। ये देखिए, फिर देखिए, ये देखिए क्यों मूव कर रहा है ये। अगर मैं आपकी इस बात को सही मान लूं तो भी तो आप देखिए ना, फोर्स तो मेरा इस कॉर्नर पे खत्म हो गया, ये देख रहे ना हाथ, ये देखिए फोर्स तो मेरा यहां पे खत्म ही हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ क्यों चला गया आगे। लेकिन अरिस्टोटल ने तो कहा था ना, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। अगर मुझे इसको मोशन में रखना है तो कंटिन्यूसली इस पे फोर्स लगते रहना चाहिए, लेकिन मेरा फोर्स तो यहां पर ही खत्म हो गया ना, देखिए। तो कुछ बच्चे इस तरह के लॉजिक भी दे रहे होंगे, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी का तो बैलेंस हो गया है, ग्रेविटी को तो ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ना कि उधर मूव करेगा, ठीक है। ग्रेविटी का यहां पे कोई रोल नहीं है, ग्रेविटी तो बैलेंस हो चुकी है इस टेबल की वजह से, है ना। जितनी ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रहा है उतना टेबल फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो ये इसकी वजह से बैलेंस है। बट यहां पे ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मेरा फोर्स तो यहां पे खत्म हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है एरिस्टोटल से भी पूछा गया था। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बताई तो उनसे पूछा गया कि जब हम तीर जो होती है, धनुष जो होता है, ठीक है, एरो बो जो कहते हैं इंग्लिश में, तीर होता है, धनुष होता है, ठीक है। तो उसमें जब हम इस तरह से तीर चलाते हैं तो जो धागा होता है, जो थ्रेड होता है, उसका फोर्स तो वहीं तक होता है, लेकिन जो तीर होता है, जो एरो होता है, वो तो काफी दूर तक जाता है ना। तो उसको आगे तक वो उतना दूर तक क्यों जाता है। अगर ये बात सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए आपको उसको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तो फिर अब जब हम तीर, धनुष और तीर में जब तीर चलाते हैं, इस तरह से हमने तीर को छोड़ा तो फोर्स तो वहीं तक था, जहां तक उसकी थ्रेड है वहीं तक फोर्स लगाना उस एरो को या फिर तीर को, तो वो तीर इतनी दूर तक क्यों जाता है। तो इस तरह से एरिस्टोटल से ये सवाल पूछा गया इसके ऊपर। तो उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया
उन्होंने तर्क ये दिया कि हवा का फोर्स जो है उस तीर पर लगता रहता है कंटिन्यूसली, जहां तक जितनी दूर तक वो तीर जाता है उस पर वो फोर्स लगता रहता है। तो इस तरह का एरिस्टोटल ने जवाब दिया, लॉजिक दिया। ठीक है, जैसे कि मैं ये बोलूं, मैंने तो फोर्स यहां तक लगाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है, तो इसको ये टेबल फोर्स लगाना है, या फिर ये सरफेस जो है इसको आगे की तरफ फोर्स लगाना है। तो इस तरह का तर्क दिया एरिस्टोटल ने। लोगों ने उनकी बात को माना, हजारों साल तक लोग इसको मानते रहे, इस बात पर विश्वास करते रहे। लेकिन 15वीं सदी में गैलीलियो ने जब ये बात पढ़ी और वो तर्क सुना तो उनको अजीब सा लगा, वो तर्क उन्हें समझ में नहीं आया जो एरिस्टोटल ने तर्क दिया था। तो उन्होंने इस बात पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट को उन्होंने बार बार इस तरह से स्लाइड कराया। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से स्लाइड कराया और डिफरेंट प्लेन लिए। ठीक है, जैसे कि ये वुडन सरफेस है, वुडन सरफेस पे उन्होंने बार बार सेम फोर्स से एक्सपेरिमेंट करे। फिर उन्होंने थोड़ा सा और स्मूथ सरफेस लिया। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक का सरफेस, प्लास्टिक को थी नहीं उस टाइम, जैसे कि मान लीजिए, और ग्लास का सरफेस लेके देखा होगा उन्होंने। ठीक है, और स्मूथ सरफेस लिए, रफ सरफेस लिए, उस पर बार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा होगा, जब जितना स्मूथ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आइस ले लूँ, इस सरफेस की जगह आइस ले लूँ, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं एक आइस का ब्लॉक ले लूँ, और जब मैं इसको हल्का से स्लाइड करूँगा ना आइस में, तो मैं हल्के से फोर्स में ये काफ़ी दूर तक चलता चला जाएगा। समझ रहे ना आप? मान लीजिए जो सरफेस है ये आइस का हो जाए और ये जो ब्लॉक है ये भी आइस का हो जाए, तब मैं इसको हल्का सा फोर्स लगाऊंगा ना इस तरह से, ये काफ़ी दूर तक चलता चला जाएगा, मूव होता चला जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो को कुछ समझ में आया। ठीक है, और उन्होंने कुछ और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने क्या करा, वुडन के इस टाइप के इंक्लाइंड प्लेन लिए। ठीक है, और यहां से इस तरह से बॉल को रोल कराया। ठीक है, तो उन्होंने देखा जैसे जैसे बॉल नीचे आती है, बॉल की जो वेलोसिटी वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बॉल नीचे आती है वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, उन्होंने ये भी करा, इस तरह का प्लेन लिया। ठीक है, और यहां से बॉल को इस तरह से रोल, ऊपर की तरफ रोल कराया। यहाँ पे तो बॉल को नीचे रोल कराया था और यहाँ पे बॉल को ऊपर रोल कराया। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे गैलीलियो ने किए थे, गैलीलियो ने किए थे। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने देखा जब बॉल को उन्होंने ऊपर की तरफ रोल कराया तो बॉल जो है, बॉल की स्पीड जो है कम हो रही थी। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही थी, इंक्रीज वेलोसिटी, और यहाँ पे डिक्रीज वेलोसिटी हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करा। उन्होंने यहाँ पे एक पैटर्न ये ऑब्जर्व करा, उन्होंने देखा जब बॉल जब नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जब बॉल ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो उन्होंने सोचा अगर मान लीजिए अगर ये प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, और जब बॉल को इस तरह से रोल किया जाए तो फिर तो उसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है ना, देखिए एक पैटर्न बन रहा है, नीचे जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा, एक पैटर्न बन रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस वाले केस में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एक पैटर्न के हिसाब से उन्होंने ये चीज देखी। चलिए ठीक है, फिर उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट करे, कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने।
ये देखिए बॉल को इस तरह से रोल कराया, बॉल इस तरह से मूव हो रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से कराया तो बॉल थोड़ा और दूर तक गई बॉल, ठीक है। यहाँ पे बॉल यहाँ तक गई, यहाँ पे बॉल थोड़ा और दूर तक गई। जब हॉरिजॉन्टल कर दिया तो बॉल काफ़ी दूर तक गई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे पैटर्न ये आ रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो बॉल जो है कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं कुछ कह रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स बता रहे हैं। यहाँ पे जो ये पैटर्न है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा। ये पैटर्न यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो सब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक बात कही, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो अपने इन एक्सपेरिमेंट के आधार पे गैलीलियो गैलीली ने एक बात कही जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है द स्टेट ऑफ रेस्ट and the state of uniform linear motion LA linear motion are equivalent। ये बहुत बड़ी बात थी जो गैलीलियो गैलीली ने बताई है। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। ये बात और ये बात दोनों सेम है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है और एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव हो रहा है। ये देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे और एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। गैलीलियो ने कहा कि ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें इक्विवेलेंट है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, वो अपने आप उठकर मूव होना शुरू नहीं कर देगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा, अनंत काल तक वो रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर आप फोर्स नहीं लगाएंगे। और ये बात सेम है जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के मोशन से मूव कर रहा है, वो उस स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा अनंत काल तक, कभी नहीं रुकेगा, वो मूव करता रहेगा अनंत काल तक। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो अपने आप उठकर मूव करना शुरू नहीं कर देगा, सेम उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो अपने आप नहीं रुक जाएगा, वो भी कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी बात थी जो गैलीलियो गैलीली ने बताई। ये बात हमें नजर नहीं आती, प्रकृति में ये बात कहीं छुप सी गई है, प्रकृति में ये नियम कहीं छुप सा गया है, बिकॉज ऑफ बहुत सी कॉम्प्लिसिटी है नेचर में, बहुत से नियम लगते हैं। प्रकृति में एक नियम नहीं है, काफी सारे नियम हैं। तो उन नियमों में कहीं ये बात छुप सी गई है, वो आपको धीरे धीरे आगे पता लगेगा कि वो बात क्यों छुपी।
इसको आप, इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, द बॉडी at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in motion with constant velocity. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ गया है, मतलब जो वो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों फैक्टर होते हैं, मैग्नीट्यूड स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो जरूर वहां पे कोई फोर्स लग रहा है। तो इस लॉ का मतलब ये हुआ, अगर कोई बॉल, कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं थ्रो करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट मूव होता रहेगा कंटिन्यूसली। जो मैंने उसको वेलोसिटी यहां से दे दी और जो डायरेक्शन मैंने यहां से उसको दे दिया वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, उसी स्पीड में रहेगा, उसी वेलोसिटी में रहेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, वो अनंत काल तक मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ये वाली स्टेटमेंट। बट आप में से कुछ स्टूडेंट पूछेंगे पर हमारे आसपास तो ये नजर नहीं आता। आप लोग कह सकते हो कि कार का इंजन बंद कर दिया तो कार तो रुक जाती है। अगर मैं वॉक कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो ये बात तो कहीं नजर आती नहीं है प्रकृति में। अगर आप ध्यान से देखोगे यही बात सही है। देखिए, मैं एक बॉल है, मैंने इसको थ्रो करा, वो बॉल धीरे 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 कहीं ना कहीं आके रुक जाएगी। क्यों रुकी बॉल? क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं, मैंने इस बॉल को थ्रो करा, मेरे हाथ से छूटने के बाद जब वो ग्राउंड पे मूव हो रही है तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। अगर ग्राउंड पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता तो वो बॉल ग्राउंड पर मूव करती रहती। समझ रहे ना आप? जैसे कि मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, और उस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां से इसको एक वेलोसिटी मिली तो कंटिन्यूसली इस वेलोसिटी से मूव होता रहा, लेकिन ये यहां पे आके रुक गया। यहां पे आके ब्लॉक रुक गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक रुक गया तो क्या मतलब हुआ? इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। मैंने तो यहां तक फोर्स दिया इसको। अगर इसके बाद, मेरे फोर्स लगाने के बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता तो ये ब्लॉक कंटिन्यूसली मूव करता रहता।
बट ये तो यहां पे रुक गया, इसका मतलब जरूर कोई फोर्स यहां पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इस ब्लॉक को रोक रहा है। उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो दो सरफेस के बीच में होता है। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर आपने एक बहुत ही स्मूथ सा सरफेस ले लिया, ठीक है, बहुत ही स्मूथ सा सरफेस, और आपने उतना ही फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये ब्लॉक दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। आपने तो बराबर ही फोर्स लगाया ना, इस वाले केस में तो यहां तक गया, लेकिन जब आपने काफी स्मूथ सरफेस लिया, जैसे कि आइस का सरफेस ले लिया, क्योंकि आइस बहुत स्मूथ मानी जाती है, ठीक है, उस पर आपने इस ब्लॉक को फोर्स लगाया तो ये बहुत दूर तक गया। इसका मतलब आइस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बहुत कम है, जीरो नहीं है, कम है। अगर जीरो होता तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहता। तो यहां पे कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन भी मिला हमें, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन ही है हर जगह जो हमें रोक रहा है, जो इस लॉ को नजर नहीं आने देता, लॉ ऑफ इनर्शिया को नजर नहीं आने देता, है ना। आपने देखा होगा आइस में स्केटिंग करते हैं तो वो हल्का सा फोर्स देते हैं और कितनी दूर तक जाते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हाई स्ट्रेंथ माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आइस में भी इतना स्मूथ नहीं है, वो भी उबड़ खाबड़ होती है, वो भी रफ सरफेस होता है। तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स, वो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह विस्कस फोर्स होता है जो हवा में, लिक्विड्स में होता है, ठीक है, उसको भी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये सब फोर्सेस हैं जिनकी वजह से लॉ नजर नहीं आता। और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी में है वो कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी में रहेगा, ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। ये बात उसी तरह इक्विवेलेंट है जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का वैसे मतलब होता है रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब बदलना नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ही रहेगा, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। कब तक बदलना नहीं चाहता, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। आप स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए इस लॉ को प्रकृति में देखने की। ये लॉ आपको हर जगह नजर आ जाएगा, हर जगह नजर आएगा। ये एक गिलास है, खाली गिलास है, एक कार्ड है सिंपल सा, और इसके ऊपर एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन जो है ये रेस्ट पोजीशन पे है, कॉइन जो है रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस कार्ड पे, मैं इस कार्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस कॉइन पे फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इस कार्ड पर फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं इस कार्ड पे फोर्स लगाऊंगा तो कार्ड तो मूव करेगा, लेकिन ये कॉइन मूव नहीं करना चाहिए। ये देखिए, देखिए ना, कॉइन इसके अंदर ही मिला हमको, ठीक है। एक बार और दोबारा देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, देखिए कॉइन जो है, कॉइन जहां था कॉइन वहीं पे रहा, क्योंकि कॉइन एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर अब मैं इस फोर्स में कुछ इस तरह से लगाऊं, इस तरह से, तब ये कॉइन जो है मूव करेगा, क्योंकि तब इस कॉइन पे एक फोर्स लग रहा है। ये देखिए, अब ये कॉइन जो है मूव कर रहा है।
जब आप बस में बैठे होते हो, बस मोशन में है, बस मूव हो रही है और एकदम से ड्राइवर जो है ब्रेक लगा देता है, तो क्या होता है? बस तो रुक गई, बस रुक गई, लेकिन आप तो मोशन में हो ना, आप मोशन से आगे भागते हो इस तरह से, है ना? तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। जब हम बस से उतरते हैं, चलती बस से, बस स्पीड से मूव हो रही है और आप चलती बस से उतरते हो, आप जमीन पे जैसी पैर रखते हो, आपकी बॉडी मोशन में ही होती है, आपकी बॉडी उस वक्त मोशन में ही होती है। लिखा है ना, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। आपने चलती बस से जंप करी, लेकिन आपकी बॉडी ऑलरेडी मोशन में ही है वो, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप नीचे जमीन पर रख के आप रुक जाओगे, वो बॉडी मोशन में ही रहेगी। तो यहां पे भी आपको लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल नजर आता है, बहुत से एग्जांपल लॉ ऑफ इनर्शिया के। आपने कभी गद्दे होते हैं, डंडे से आपने उस गद्दे पे डंडा मार रहे हो उस डंडा, तो क्या होगा? धूल के कण आपको नजर आएंगे। यहां पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्या होता है? धूल के कण उस गद्दे में हर जगह होते हैं, लेकिन जब आप गद्दे पे डंडा मारते हो उस तरह से, तो गद्दा जो है सॉरी, वो गद्दा जो है वाइब्रेट करता है, लेकिन धूल के कण तो वहीं पे रहे ना। जैसे मान लीजिए ये गद्दा है और इस पे धूल का कण है, इस पे आपने इस तरह डंडा मारा तो गद्दा पीछे चला गया, लेकिन धूल का कण तो वहीं रह गया ना, धूल का कण तो वहीं रह गया। तो सारे धूल के कण हमें अलग नजर आ जाते हैं। तो ये भी एक लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के, हर जगह आप देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल। आप कार में बैठे हैं, कार रुकी हुई है, कार नहीं, मान लीजिए आप बाइक में बैठे हुए हैं, बाइक ठीक है, और एकदम से बाइक का एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, तो आप पीछे की तरफ आप जाओगे। क्यों? आप रेस्ट पोजीशन पे थे, बाइक तो आगे निकल गई पर आप रेस्ट पोजीशन पे रहे, आप जहां थे वहीं पे रहे, बाइक आगे निकल गई। तो ये लॉ आपको हर जगह नजर आएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये गैलीलियो की बहुत बड़ी खोज थी। यहां से ही मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुई है यहां से। तो मैं चाहूंगा आप इसके गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके इसके और एग्जाम्पल पढ़ें और खुद अपने आसपास इस लॉ को महसूस करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे।